हेलो स्टूडेंट, ईडू विथ सुशांत यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के अर्थव्यवस्था के पहले चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसके उत्तर को देखते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का क्रय कर सकें। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच का रास्ता भी है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सतत विकास क्या है? इसके आंसर को देखते हैं। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो कि जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। वुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है, वही सतत विकास है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या है? इसके उत्तर को देखते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? इसके उत्तर को देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनका स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित होती है। अर्थात शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित करके मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधारिक संरचनाओं पर प्रकाश डालें। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। तो देश के विकास में आधारिक संरचनाओं का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए बढ़ते हैं अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की ओर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसी व्यवस्थाएं आती है। द्वितीयक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य,
जीवनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन भी आते हैं। जनोपयोगी होगा अर्थात जीवनोपयोगी होगा, जनोपयोगी भी हो सकता है। तृतीय क्षेत्र में है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावें। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। आर्थिक विकास के अर्थ को समझने के लिए विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा को समझना आवश्यक है। आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। इसकी एक सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है, परंतु कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा निम्न रूप में दी है। प्रोफेसर रोस्टोव ने एक परिभाषा दिया है। उनके अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शांति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। प्रोफेसर मेया एवं बाल्डविन ने परिभाषा देते हुए कहा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी व्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। बढ़ते हैं आगे। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं और इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले टॉपिक की ओर। इसमें इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर देखते हैं। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। श्रीमती उर्सुला हिक्स ने कुछ परिभाषा देकर बताया है, इनको देखते हैं। इनके अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है। डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मेडिसन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया है कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। तो इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि दोनों ही आर्थिक प्रगति के सूचक हैं और दोनों में अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। चलिए इसके उत्तर देखते हैं। आर्थिक विकास की माप निम्नलिखित सूचकांकों के द्वारा कर सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है मुद्रा यानी पैसा। सामान्य तौर पर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है वह देश अविकसित अथवा विकासशील कहलाता है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय को समझने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमारा भागफल आता है वही होता है प्रति व्यक्ति आय। चौथा प्रश्न है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय बतावें। इसके उत्तर को जानते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है और हम हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन पूरी नहीं हो पाती है।
दूसरा है बाढ़ से क्षति। बिहार में खासकर नेपाल में जल से बाढ़ आती है। हर साल कम या अधिक बाढ़ आना बिहार में तय है, जिससे बिहार की आय काफ़ी प्रभावित होती है। अगला टॉपिक देखते हैं, तीसरा आधारिक संरचना। किसी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। साथ ही साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम हैं। इस वजह से बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। अगला टॉपिक है गरीबी। गरीबी जो है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के से भी कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है। अब बिहार में जो है पिछड़ेपन को दूर करने के, यानी बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है कृषि का तेजी से विकास करना। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए, ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। अगर उपज में वृद्धि लाई जाएगी तो कृषि का विकास होगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा है आधारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ सके। तीसरा है जनसंख्या पर नियंत्रण। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार जो है किया जाए, जिससे जनसंख्या पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाया जा सके। अगला है बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार में जो है बाढ़ प्रत्येक साल आती है। बिहार के विकास में बाढ़ जो है एक बहुत बड़ी बाधा है। फसल का बहुत बड़ा भाग जो है बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है और बाढ़ से जान माल की भी काफ़ी क्षति होती है। तो बाढ़ पर नियंत्रण करके हम जो है बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। पांचवा है गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाए। तो इन उपायों को अपनाकर हम बिहार में जो है गरीबी को, या क्या बोलते हैं उसको, पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार हमने पहले पाठ के सभी प्रश्नों को देखा, समझा और याद करने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।